हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारा फंडामेंटल से है। लेसन है हमारा 25 और लेसन का नाम है जेरेनेटोलॉजिकल नर्सिंग। तो ये हमारी होती है नर्सिंग केयर ऑफ द एज्ड। तो ये हमारी जो जेरेनेटोलॉजिक जो हमारी नर्सिंग होती है, ये जो बड़ी उम्र के यानी कि जो वृद्धावस्था वाले जो लोग होते हैं उनके केयर के बारे में से बताया गया है। और इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट भी हमारे सारे वही हैं। की टर्म जो यूज किया गया है वो समझना है, एक्सप्लेन किया गया वेरियस फैक्टर हेल्प ऑफ सक्सेसफुल एजिंग प्रोसेस। तो वही जो हमारे एजिंग पर्सन होते हैं उनका किस तरीके से ध्यान रखना है, किस तरीके से उनकी हेल्प रखनी है, किस तरीके से उनकी पहचान करनी है, उनकी समस्या को समझना है, ठीक है, एबिलिटी वगैरह जो डेवलप करवानी है और उनकी केयर करनी है। तो सारी की सारी जो समस्याएं होती है किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, तो ये सारा का सारा हमारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे 25 लेसन में। तो नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले की टर्म के अंदर इसमें क्या है। तो वही सबसे पहले इन्होंने की टर्म के अंदर बताया है, एजिंग डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर एज। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी एज के अकॉर्डिंग, यानी कि एज की समस्या को लेकर के जो ट्रीट किया जाता है अलग तरीके से, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी उम्र हो जाती है तो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अलग तरीके से ट्रीट करने का मतलब क्या होता है वो हम आगे भी देखेंगे कि अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वो हमारा एज के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि एजिसम्स फ्रॉम ऑफ द प्रेडिजिक विद द ओल्डर एडल्ट एंड द सेट्रोटाइप्स बाय द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ओनली फ्यू मेंबर ऑफ देयर ग्रुप। तो उन्होंने बताया है कि जो हमारा एजिज्म यानी कि जो हमारे एजिड जो पर्सन होते हैं, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं या फिर हमारे एडल्ट होते हैं, उनकी जो विशेषताओं के अनुसार जो है एक मतलब कि कुछ ही जो मेंबर होते हैं ग्रुप के अंदर, यानी कि कुछ ही मेंबर पाए जाते हैं ग्रुप के अंदर जिनकी जो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं एज को लेकर के। तो वो हम इसके अंदर देखेंगे कि भी हमारा क्रोमोनोलॉजिकल्स के अंदर जो एज रेफर की गई है ये हमारी नंबर ऑफ ईयर ऑफ पर्सन एज लिव्ड, जिसमें देखा जाता है कि क्रोमोनोलॉजिकल के अंदर देखते हैं कि भी इंसान की एज कितनी है, ठीक है, उसका व्यवहार, उसकी विशेषता, यानी कि 65 साल का है तो उसके अंदर किस किस चीज की एबिलिटी है, कैसा उसका नेचर है, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो वो सारी की सारी हम इसमें एज जो नंबर ऑफ एज है वो देखते हैं कि भी कितने साल का हो गया, कितने साल का उसका जीवन काल है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा फंक्शनल एज रेफरल ऑफ द पर्सन एबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बेनिफिट्स अदर एंड हिमसेल्फ। दूसरे में देखना फंक्शनल एज क्या है उसकी, कि भी वो काम किस तरीके से कर पा रहा है, उस पर्सन के अंदर एबिलिटी कितनी है और वो सोसाइटी के लिए क्या कुछ कर पा रहा है और सोसाइटी को उससे क्या लाभ है, अपने लिए क्या कर पा रहा है, समाज के लिए क्या कर पा रहा है। तो वो सारी की सारी हमारी फंक्शनल एज के अंदर देखा जाता है। हो सकता है कि भाई 40-50 एज का भी इंसान है, वो कुछ नहीं करता है, बीमार रहता है, या फिर उसकी एज के अकॉर्डिंग भी वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। एक ऐसा भी इंसान है जो 70 और 80 के बीच का है, वो समाज के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है, रूटीन बहुत अच्छी है उसकी, खुद के लिए भी वो सेल्फ डिपेंड है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी फंक्शनल एज के अंदर ही हमारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है जेरियाट्रिक्स, से कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ग्रेस। तो भी हमारा जो जेरियाट्रिक्स होती है वो हमारा जैसे ग्रीक वर्ड है ग्रेस से लिया गया, ओल्ड एज और एट्रो एट्रो। तो इसमें जो ग्रेस का मतलब इसमें लिया गया है कि वृद्धावस्था, यानी कि बड़ी एज का इंसान जो होता है, ठीक है। और रिलेटिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट दस जेरियाट्रिक्स इन द मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील विद द फिजियोलॉजिकल ऑफ एजिंग एंड विद द डायग्नोज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द एज। तो इसके अंदर जो हमारी जो जेरियाट्रिक्स होती है इसके अंदर सारे के सारे बड़ी एज से संबंधित जो लोग होते हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और मेडिकल जो स्पेशलिटी उनके साथ डील किया जाता है, जैसे कि शारीरिक प्रॉब्लम एज के हिसाब से जो होती हैं जो उनके डायग्नोज किए जाते हैं, उनका इलाज किया जाता है, बीमारी देखी जाती है, उम्र के हिसाब से कौन कौन सी बीमारी उन्हें अफेक्ट कर रही हैं, तो सारी की सारी चीजें जो है उनके अंदर दी जाती है और उनका जो है अच्छे से देखरेख की जाती है, ठीक है। तो जेरियाट्रिक के अंदर भी जो हमारी शाखाएं जो ब्रांचेज है वो मेडिसिन की भी आ जाती है। तो मेडिसिन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द एजिंग एंड द डिजीज ऑफ द एल्डरली। तो भी जो एल्डर पर्सन होते हैं यानी कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके अंदर जो बीमारी होती है एज के अकॉर्डिंग, ये कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो उन सभी से डील किया जाता है। तो मेडिसिन ब्रांचेज यानी कि जो शाखाएं होती है हमारी वो इन सभी चीजों से डील करती है, उम्र के हिसाब से होने वाली बीमारी और प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती है, जेरियाट्रिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है जेरिनेटोलॉजी, ठीक है। तो जेरिनेटोलॉजी के अंदर जो है स्टडी ऑफ द एजिंग प्रोसेस, तो वही इसमें जो हमारा एजिंग प्रोसेस होता है उसकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। जैसे वर्ड्स कम ऑफ द ग्रीक वर्ड्स जेरो, तो जेरो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से, हमारा मीनिंग क्या है इसका, रिलेटेड टू ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था से संबंधित, ठीक है। और ओलॉजी, ओलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी, तो इसमें क्या है वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन, ठीक है, बुढ़ापे से संबंधित अध्ययन। दस ऑफ द जेरिनेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द क्लिनिकल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ ओल्डर एडल्ट द सोसाइटी। तो इसमें जो हमारी जो जेरिनेटोलॉजी जो होती है
इसकी जो स्टडी होती है उसमें सारी की सारी जो हमारे एजिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्लिनिकल चीजें हो जाएंगी, हमारी शारीरिक और मानसिक और हमारी जो भावनात्मक जो चीजें होती है, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक एडल्ट की सोसाइटी के अंदर, ओल्डर एडल्ट की, यानी कि ओल्डर एडल्ट क्या है, जवानी और बुढ़ापे, मतलब कि जवानी और एज के बीच की जो एज होती है, तो सारी की सारी इसके अंदर देखी जाती है। तो वो उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, जेनेटोलॉजी के अंदर हम ये सारी की सारी जो है पढ़ते हैं ओल्डर एडल्ट की सोसाइटी के अंदर वो किस किस तरीके की चीजें इसके अंदर होती हैं। अब यंग में कौन आ जाता है, ओल्ड एज, द पर्सन बिटवीन द एज ऑफ द 55 एंड 65 एज। यंग हमारे कौन से हैं, 55 से 65 साल की उम्र के बीच की जो एज होती है वो हमारी यंग के अंदर आती है। और ओल्ड एज ऑफ पर्सन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 65 टू 85 ईयर। और ओल्ड एज जो होती है, जो वृद्धावस्था जो हमारी होती है, वो ग्रुप होता है हमारा 65 से 85 साल के बीच का जो होता है। जो बुढ़ापा जो शुरू होता है वो 60 के बाद शुरू होता है, यानी कि 65 से 85 के बीच की जो उम्र होती है वो हमारी वृद्धावस्था होती है, और यंग में आ जाती है 55 से 65। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो सारी की सारी जो हमारी जेनेटोलॉजी होती है उसी के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारा ओल्ड एज आर द पर्सन अबोव द एज ग्रुप ऑफ 85। तो ओल्ड एज जो हमारी बुढ़ापे की जो एज मानी जाती है ना, वो 85 से ज्यादा एज जिनकी होती है, आयु जिनकी होती है, वो हमारा बुढ़ापा माना जाता है असली। ठीक है, लेकिन इसमें जेरोनॉटिक और हमारी जेरोनॉटिक नर्सिंग जो होती है, नर्सिंग केयर और सर्विसेज provided to older adults. Then aim of the geronotic nursing to safeguard and encourage health to the extent possible and to the provide comfort and care of the extent necessary. तो जो हमारा जेनेटिक या जेनेटिक नर्सिंग जो होती है, तो उनका सबसे मकसद, पहला मकसद क्या होता है कि वो केयर और सेवाएं प्रदान करती है हमारे ओल्डर एडल्ट जो हमारे पर्सन होते हैं, उनको सभी तरीके की सेवाएं और देखभाल प्रदान करती है। तो एम क्या होता है हमारे जेनेटिक नर्सिंग का, ये एम होता है कि वो सेफ गार्ड के रूप में काम करती हैं और हेल्थ के लिए जो भी हमारी जरूरी चीजें होती है, जहां तक पॉसिबल हो सकता है, तो हेल्थ को इंक्रीज करने का काम करती है और प्रोवाइड करती है एक अच्छा कंफर्ट, देखभाल, जो भी जरूरी होता है एक ओल्ड एडल्ट पर्सन के लिए, वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करती है। और जेनेटोफोबिया इज द फियर ऑफ एजिंग एंड द रिफ्यूजल टू दैट older adult into the मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने वही बताया है कि जेनेटोफोबिया क्या होता है, डर होता है, बुढ़ापे से डर जो लगता है, तो ये हमारा एज का होने का डर लगता है। और उन्हें इस चीज का भी थोड़ा सा रिफ्यूजल होता है कि भी जो हमारी सोसाइटी का मेन स्ट्रीम होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ओल्डर एडल्ट्स को। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बुढ़ापा में उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी इतनी पूछ नहीं रही है, उनको कोई पूछता नहीं है। तो इस तरीके से वो फिर क्या हो जाता है, हमारा जेनेटोफोबिया जो है वो जो है बुजुर्ग लोगों के अंदर जो डर जो भर जाता है वो इसके अंदर आता है हमारा। और इसमें आ जाता है साइकोलॉजिकल एज, किस चीज को रेफर कर रही है, ये कर रही है हमारे बॉडी फंक्शन को, कि हमारा शरीर जो है कितनी एबिलिटी है हमारे शरीर में, तो वो हमारा फिजियोलॉजिकल एज बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ग्रोइंग ओल्ड ऑफ द इनविटेबल प्रोसेस इन द एवरी वन लाइफ। तो भी हमारी जो ग्रोइंग एज है, यानी कि उम्र का जो बढ़ना है, बुढ़ापा आना है, वो हर किसी की लाइफ का प्रोसेस होता है, ये तो सबके साथ ही होना होता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन इन द इंक्रीज एवरी डे। तो वही इसमें जो ओल्डर पर्सन होता है उनकी जो हर दिन जो ये चीज इंक्रीज होती है, यानी कि उम्र जो है हर दिन बढ़ती है। पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड द हेल्थियर देन बिफोर। तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक और बहुत ज्यादा हेल्दी भी हैं, मतलब पहले से ज्यादा लोग अब लंबे समय तक जीते हैं और हेल्दी भी हैं। ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। अब तो देखने में ऐसा आता है कि एज भी लोगों की कम हो गई है, पहले से हेल्दी भी नहीं है लोग। मोस्ट पीपल कैन एक्सेप्ट टू लीव टू देयर 70। तो वही मोस्ट पीपल जो है वो हमारे जीते हैं 70 तक, और मैनी लाइव टू देयर 80 एंड 90। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 70 से 80 साल की उम्र भी जीते हैं। मोर पीपल आर लिविंग पास्ट 100। और भाई और भी जो ज्यादा लोगों की संख्या ऐसी है जो 100 से भी ज्यादा जिनकी उम्र पाई जाती है। तो ये पता नहीं आंकड़ों के अनुसार ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम आम जो अपने आसपास देखते हैं तो इस तरीके की चीजें हमें कम दिखाई देती है। पर हो सकता है आंकड़ों में ऐसा हो कि पहले के बजाय अब लोग जो है ज्यादा जीते जा रहे हैं और उम्र जो है लोगों की बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला व्हाट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या होती है, एज रेंज हैव बीन गिवन एज यंग ओल्ड ओल्ड एंड ओल्ड ओल्ड। तो इन्होंने बताया जैसे कि एक यंग से ओल्ड की तरफ होता है, एक ओल्ड हो जाता है, फिर खाली एक ओल्ड से ओल्ड यानी कि बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। तो वी ग्रो ओल्ड ओवर हेल्थ नीड ऑल्सो वेरी। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो जाता है ना, इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जो स्वास्थ्य की जो जरूरतें होती है ना, वो भी बढ़ जाती हैं। तो एजिंग इज ए नॉर्मल येट वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एज का बढ़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट बहुत ही जटिल है ये, यानी कि बुढ़ापे की तरफ जब हम जाते हैं तो ये बहुत ही जटिल होता है। वैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है, पता भी नहीं चलता है। द बॉडी कंटिन्यूसली रिप्लेस द वोन आउट सेल्स
थ्रू द लाइफ इन द इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, इसमें लगातार है ना हमारी जो बॉडी होती है वो सेल की रिप्लेसमेंट करती रहती है। ठीक है, हमारे अंदर जो सेल प्रोसेस होता है जीवन के अंदर वो हमारा चलता रहता है। ईयर एडवांस द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट स्लो डाउन, लेकिन जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे रिप्लेसमेंट रेट जो है, रिप्लेसमेंट हो रहा हमारा सेल का, ये धीरे हो जाएगा। यानी कि सेल का जो ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर वो धीरे हो जाएगा। दस द फंक्शन ऑफ इच सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकम्स इम्पेयर्ड विच गिव राइज टू डिसऑर्डर। तो इससे क्या हो जाएगा, जब हमारा सेल का प्रोसेस जो है डाउन हो जाएगा तो हमारी बॉडी के जो फंक्शन करती है वो फंक्शन वाला जो सिस्टम हमारी बॉडी का वो भी क्या बन जाएगा, उसके अंदर कमी आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी हमारा स्लो हो जाएगा, कम होना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या राइज हो जाएगा, इससे डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एजिंग में आल्सो द हेस्टेंस बाय द एनवायरमेंट। और ये जो प्रोसेस होता है हमारा एजिंग का, तो ये हमारा एनवायरमेंट से या किसी प्रकार की बीमारी या इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रखते हैं, या फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो फॉल्टी है, उसमें किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है, हमारी दिनचर्या सही नहीं है, या फिर मॉल न्यूट्रिशन की वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस जो होता है ये हमारा खराब हो सकता है। ठीक है, एजिंग इज नॉट डिजीज, एज का बढ़ना कोई बीमारी नहीं होता है, नॉर इज कॉज डिजीज, और ना ही बुढ़ापा जो है बीमारियों का कारण होता है। ठीक है, बट एंड ओल्ड पीपल आर सस्टेनेबल टू सर्टेन डिजीज डिसऑर्डर एंड द एक्सीडेंट दिस डज नॉट। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे बुजुर्ग पर्सन जो होते हैं ना, जो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, सस्टेनेबल टू सर्टेन डिजीज, तो वो क्या कर लेते हैं, वो बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं कि छोटी मोटी बीमारी उनको हो जाती है, कोई डिसऑर्डर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई दुर्घटना होगी तो उसके प्रति बहुत ज्यादा ये संवेदनशील हो जाते हैं। दिस डज नॉट, पर इसका मतलब ये नहीं है, आगे देखते हैं क्या मतलब नहीं है। तो भाई इन्होंने बताया कि भाई इसका मतलब ये नहीं है मीन दैट ऑल एल्डरली पर्सन आर मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल, की वही हर कोई जो एल्डर पर्सन है यानी कि बुजुर्ग पर्सन है वो मानसिक और शारीरिक रूप से डिसेबल है। यानी कि वो से मतलब ऐसा नहीं है कि हर पर्सन जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से डल है या उन्हें कुछ दिक्कत है। तो मैनी कंटिन्यू टू लिव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ इन देयर ओन होम। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही लगातार अपना अच्छा और खुशी वाला जीवन जो है अपने परिवार में और अपने घर में बिता रहे हैं। तो सब लोगों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो इन मोस्ट पीपल एजिंग हैज लिटिल इफेक्ट ऑन मेंटल पावर, लेकिन कुछ लोगों को एजिंग की कुछ छोटे छोटे इफेक्ट जो हो जाते हैं वो मानसिक पावर में हो जाते हैं। जैसे कि इन ओल्डर पीपल, जैसे कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं, मेमोरी ऑफ द रिसेंट इवेंट डिक्लाइन विल मेमोरी ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट इन देयर अर्ली लाइफ रिमेन इंटैक्ट। तो इसमें क्या, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो मेमोरी है वो कम होती है, याददाश्त जो है कम होती चली जाएगी। लेकिन इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो उनकी पहले की जो बचपन की और पहले की जो यादें हैं वो ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो अब की चीजें हैं वो उनको मेमोरी लॉस हो जाएगा। यानी कि जो अब के इवेंट है, अब की जो चीजें हैं वो याद नहीं रहेंगी, पहले की जो बातें हैं वो उनको याद रहनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके की थोड़ी सी मेमोरी के अंदर लिटिल इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं एजिंग पर्सन के अंदर। ठीक है, तो सबके अंदर नहीं होता है, सब ऐसे नहीं होते जिनका न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट और जिस भी तरीके से वो रहते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है, तो उन चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो वो जो एजिंग पर्सन होते हैं वो स्ट्रेस का शिकार नहीं होते हैं, बीमार भी नहीं होते हैं, और वो अपने आप को फिट भी रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर अफेक्ट करती हैं। और इसमें हमने जाना है एजिंग पर्सन हमारे कितने से कितनी उम्र तक के होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।